नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने वाले एक अहम कदम के बारे में। जी हाँ, हाल ही में सेना ने स्वदेशी आर्का एयर डिफेंस सिस्टम की एक और बैच का ऑर्डर दिया है। ये खबर 25 जून की है और आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, समझेंगे कि ये सिस्टम आखिर है क्या, इसका नाम इग्ला एस से आर्का क्यों हुआ और भारत की रक्षा रणनीति और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसके क्या मायने हैं। तो मूल खबर ये है कि भारतीय सेना ने अडानी डिफेंस एरोस्पेस से आर्का सिस्टम्स की एक अतिरिक्त खेप मंगवाई है। जी चलिए सबसे पहले इसी आर्का सिस्टम को समझते हैं। ये नाम सुनने में नया है, पर जैसा आपने कहा, ये पहले इग्ला एस कहलाता था। ये असल में है क्या चीज? हाँ, देखिए, आर्का जो है वो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब मैन पैड्स। यानी इसे फौजी आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं और दाग सकते हैं। ये एक तरह की मिसाइल प्रणाली है। अच्छा, कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइल। तो इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बनाना। जैसे कि लड़ाकू विमान जो नीचे उड़ रहे हों, हेलीकॉप्टर और आजकल का सबसे बड़ा सिरदर्द यूएवी यानी ड्रोन्स। हाँ, ड्रोन्स तो आजकल हर जगह हैं। सीमा पार से निगरानी हो या छोटे हमले, इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, और इसीलिए आर्का जैसे सिस्टम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये अपनी सटीकता, मतलब अचूक निशाने और भरोसे के लिए जाने जाते हैं। ये सेना की एयर डिफेंस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और क्योंकि ये मैन पोर्टेबल है, मतलब इसे उठाकर ले जाया जा सकता है, तो इसे मुश्किल जगहों पर तैनात करना आसान होता होगा, पहाड़ों में या घने जंगलों में। निश्चित रूप से यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। आप इन्हें वहां भी तैनात कर सकते हैं जहां बड़े भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं पहुंच सकते। इससे हमारी सेना को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, ये तो हुई सिस्टम की बात। अब आते हैं नाम पर। इग्ला एस से आर्का, ये नाम क्यों बदला गया? क्या सिर्फ एक नया लेबल चिपका दिया है? नहीं, ये सिर्फ लेबल बदलने जैसा नहीं है। देखिए, ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है। किस तरह का बदलाव? ये दिखाता है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के सिर्फ इस्तेमाल पर नहीं, बल्कि उनके स्थानीयकरण, मतलब उन्हें देश में बनाने और उन्हें अपनी पहचान देने, मतलब ब्रांडिंग पर कितना जोर दे रहा है। अच्छा, ARKA जैसा संस्कृत मूल का भारतीय नाम देना, उस तकनीक पर एक भारतीय मुहर लगाना है जो अब भारत में बन रही है, भले ही उसकी जड़ें कहीं और हों। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को दर्शाता है। तो ये एक तरह से आत्मविश्वास का भी प्रतीक है कि हम न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उसे अपना नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ प्रतीकवाद से आगे की बात है। जब आप किसी उत्पाद को अपना नाम देते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, उसकी क्वालिटी की, उसकी परफॉर्मेंस की, और जैसा मैंने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बनाता है। भविष्य में अगर हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये एक भारतीय सिस्टम के तौर पर जाना जाएगा। हाँ, ये बात तो है। सेना के मनोबल पर भी शायद इसका असर पड़ता हो कि हम अपने बनाए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। तो ये नाम बदलना सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, इसके पीछे एक गहरी सोच है, और ये सोच सीधे तौर पर मेक इन इंडिया से जुड़ती है, क्योंकि इसका उत्पादन भारत में अडानी डिफेंस एरोस्पेस कर रही है। एकदम सही। ये ऑर्डर मेक इन इंडिया पहल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, मतलब रूस से तकनीक लेकर उसे भारत में अपनाया गया है और अब उत्पादन यहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये प्रक्रिया आसान होती है? मतलब किसी और देश की तकनीक को यहाँ लाकर बनाना? देखिए, आसान तो नहीं होती, इसमें कई चुनौतियां आती हैं। आपको अपनी फैक्ट्री तैयार करनी होती है, लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करना होता है। ये सब जटिल प्रक्रिया है, लेकिन भारत अब इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। और अडानी डिफेंस जैसी निजी कंपनी का इसमें शामिल होना, ये भी तो एक अहम बात है। पहले तो ज्यादातर काम सरकारी कंपनियां ही करती थी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है पिछले कुछ दशकों में। ये दिखाता है कि भारत का रक्षा इकोसिस्टम, मतलब रक्षा उद्योग का पूरा ढांचा कैसे विकसित हो रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ती है, बल्कि प्रतिस्पर्धा भी आती है, जिससे इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिल सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अब अडानी बना रहे हैं, भारत में बन रहा है, नाम भी भारतीय है, सब ठीक है। लेकिन सेना के लिए जमीनी हकीकत में, मतलब सामरिक तौर पर, इस ऑर्डर का क्या महत्व है? ये क्यों जरूरी है अभी? इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। पहली बात, ये सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। हवाई खतरे लगातार बदल रहे हैं, वो ज़्यादा तेज हो रहे हैं, ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, जैसे ड्रोन्स, और ज़्यादा चालाक हो रहे हैं। हाँ, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी चीज़ें भी हैं।
बिल्कुल। तो हमें ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो इन नए खतरों से निपट सकें। आर्का जैसे आधुनिक मैनपैड्स हमारी क्षमता बढ़ाते हैं, खासकर कम ऊंचाई वाले खतरों के खिलाफ जो अक्सर रडार की पकड़ से बच निकलते हैं। और ये पुराने सिस्टम्स की जगह लेंगे। हाँ, ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। सेना के पास पहले से जो इग्ला सिस्टम्स या दूसरे पुराने मैनपैड्स हैं, वो धीरे धीरे अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं, तो उन्हें बदलने की जरूरत है ताकि हमारी ऑपरेशनल तैयारी यानी लड़ाई के लिए हरदम तैयार रहने की क्षमता बनी रहे। ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र की तैयारी है जहां ड्रोन स्वॉर्म्स यानी झुंड में आते ड्रोन्स और कम ऊंचाई वाले हमले आम हो सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत कर रहा है, खासकर फॉरवर्ड एरिया में। हाँ बिल्कुल, फॉरवर्ड पोस्ट पर या संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये उस व्यापक एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें बड़े मिसाइल सिस्टम्स, रडार और फाइटर जेट्स भी शामिल होते हैं। हर सिस्टम का अपना रोल है। अगर हम फायदों की बात करें तो बेहतर सुरक्षा तो है ही, स्वदेशी उत्पादन के और क्या फायदे हैं? आपने लागत की बात की थी। जी, उम्मीद है कि भारत में बनने के कारण ये सिस्टम लागत के लिहाज से ज्यादा किफायती होंगे। देखिए, जब आप बाहर से खरीदते हैं तो आपको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जब आप खुद बनाते हैं तो आप लागत पर ज्यादा नियंत्रण रख सकते हैं और पैसा भी देश की अर्थव्यवस्था में ही रहता है। और क्या इससे सप्लाई चेन भी सुरक्षित होती है? मतलब अगर बाहर से सप्लाई में कोई दिक्कत आए तो? ये बहुत अहम बात है। आत्मनिर्भरता का एक बड़ा फायदा यही है कि आप बाहरी सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। किसी भी भू राजनीतिक तनाव या सप्लाई चेन में रुकावट की स्थिति में आपका अपना उत्पादन चलता रहता है। और निजी क्षेत्र के आने से क्या डिलीवरी वगैरह में भी तेजी आ सकती है या शायद कुछ नयापन, इनोवेशन? हाँ, ऐसी उम्मीद तो की ही जाती है। निजी कंपनियां अक्सर ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और बाजार की जरूरतों के हिसाब से तेजी से ढल सकती हैं। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेस में नई तकनीकें ला सकती हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, शुरू में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना, लेकिन लंबी अवधि में इसके फायदे दिखेंगे। मतलब ये सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने वाला सौदा नहीं है, बल्कि ये भविष्य में भारत को एक अहम रक्षा उत्पादक और शायद निर्यातक भी बनाने की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल सही। ये भारत को एक एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा। जब आप ऐसी जटिल तकनीक में महारत हासिल करते हैं तो ये आपकी औद्योगिक क्षमता को भी बढ़ाता है। आत्मनिर्भरता का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनना भी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये आर्का सिस्टम का नया ऑर्डर न सिर्फ भारतीय सेना की एयर डिफेंस ताकत को फौरी तौर पर बढ़ाएगा, हाँ, फौरी तौर पर और खासकर कम ऊंचाई वाले खतरों के खिलाफ, बल्कि ये भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की यात्रा और इसमें निजी क्षेत्र की बढ़ती और महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। एकदम सही कहा। ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सेना के आधुनिकीकरण, इन सभी लक्ष्यों को एक साथ साधता है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के स्वदेशी रक्षा सौदे, जिनमें तकनीक का हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन शामिल है, भविष्य में जो ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन है, उनमें भारत की स्थिति को कैसे बदल सकते हैं? क्या हम सिर्फ खरीदार बने रहेंगे या एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरेंगे? और लंबी अवधि में इसका हमारी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भविष्य की दिशा तय करने वाले कदम हैं।